दोस्तों मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या और कठिन क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मेरे दोस्त, आज आपके लिए वो वीडियो लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा को कराएगी पास। ल्यूसेंट का ताबड़तोड़ रिवीजन होगा। तो समय ना गंवाते हुए पहला क्वेश्चन, 150 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद का कोई और मंडल नहीं है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है। मेरे दोस्त, कुछ और न कह के उसे खिल कहा गया है। क्या कहा गया है? हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। अगला क्वेश्चन जो है मेरे भैया, वो ये क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 उपनिषदों की संख्या है। क्लियर? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। अगला क्वेश्चन आता है कि स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किसमें प्राप्त होती है। तो स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति प्राप्त किसी और में ना होती है, मैत्रेयी संहिता में प्राप्त होती है। संहिता किसे कहते हैं? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र को क्या माना गया है? सबसे प्राचीन सूत्र माना गया है। किसको? सबसे प्राचीन धर्म सूत्र माना गया है गौतम धर्म सूत्र को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुराणों के रचयिता कौन थे? पुराणों के रचयिता कोई और नहीं तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है पुराणों के रचयिता। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष अथवा उग्रश्रवा उनके पुत्र, इनको माना जाता है पुराणों के रचयिता के रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 होती है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ये चीज़ याद रखना, ये पेपर में फंसने वाले क्वेश्चन है क्योंकि सरकार बाबा जी की है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण माना जाता है। कौन सा पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण माना जाता है? मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण माना जाता है। कौन से पुराण को सबसे प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है? मत्स्य पुराण को। अगला आता है पुराणों में अग्नि पुराण का क्या महत्व है। अग्नि पुराण का बहुत ज़्यादा महत्व है, काफ़ी महत्व है अग्नि पुराण का। अग्नि पुराण को काफ़ी महत्व दर्शाया गया है पुराणों में। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ, अग्नि पुराण में क्या है बच्चे? राजतंत्र के साथ साथ कृषि की भी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? राजतंत्र की और कृषि की भी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कोई और नहीं है मेरे भाई, एक कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसी और से प्राप्त ना होकर कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। किससे? जैनियों कल्प सूत्र में जानकारी मिलती है। अगला कहा जाए अर्थशास्त्र में कितने अभिकरण हैं। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण, 180 प्रकरण और 8 सर्ग में विभाजित किया गया है अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र को किसमें? 15 अभिकरण, 180 प्रकरण और 8 सर्ग हैं। इनमें से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, बचा नहीं सकता कोई भी। अगला क्वेश्चन आता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। कौन है अष्टाध्यायी के लेखक? पाणिनि। ये क्वेश्चन बनेगा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुआ करते थे पतंजलि। पतंजलि किसके पुरोहित हुआ करते थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुआ करते थे पतंजलि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? टेसियस। टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? टेसियस कहीं और का नहीं था, इराक का राजवैद्य हुआ करता था। टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? इराक का राजवैद्य होता था टेसियस। अब आप कहेंगे अच्छा,
टेशियस के बाद में आता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसी और को नहीं कह के हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज या सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था ये सेलुकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। किसका? सेलुकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था मेगास्थनीज। अच्छा ठीक है, मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत होता था। तो आगे आता है कि आपसे कहा जाए इंडिका में मौर्य युगीन समाज की जानकारी मिलती है। किस में मौर्य युगीन समाज की जानकारी मिलती है? क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो किसी और में ना मिलके जो आपकी इंडिका दी गई, इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी, इस इंडिका में जानकारी मिलती है किसकी? मौर्य युगीन की जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है डाइमेकस ये कौन था? डाइमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत हुआ करता था। किसका राजदूत हुआ करता था? सीरिया का नरेश जो था आंतियोकस का राजदूत था। कौन? सीरिया का नरेश आंतियोकस का राजदूत हुआ करता था डाइमेकस, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। आगे आता है डायनोसियस। डायनोसियस ये कौन था? डायनोसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फियस का राजदूत हुआ करता था। ये किसका राजदूत हुआ करता था? मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फियस का। किसका? टॉलमी फिलाडेल्फियस का राजदूत हुआ करता था। जो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी ने दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। अब क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? टॉलमी। कौन थे? टॉलमी। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा फायान। फायान कौन था? फायान चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किनके दरबार में आया था फायान? चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। 14 वर्षों के बाद में ये वापस चला गया। वापस चला गया कहाँ चला गया? चाइना चला गया। आगे है संयुगन। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। संयुगन कब भारत आया था? 518 ईस्वी में भारत आया था। वैनसोंग। वैनसोंग ये कौन था? वैनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में वैनसोंग भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? वैनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वैनसोंग ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। वैनसोंग भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में, वैनसोंग कब? 645 ईस्वी में वापस चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। कौन? वैनसोंग। वैनसोंग कहाँ आया था? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, उसमें अध्ययन करने के लिए आया था। अब इस नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है, ना कि नालंदा। याद रखना, तक्षशिला। अब ये क्वेश्चन नालंदा से इस तरह से बनेगा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? ये कुतुबी जो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने इसमें क्या किया था? आग लगवा दी थी। और ये किनका वो था? ये गुलाम था, सेनापति हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का। सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का। और ये बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था? इसे नष्ट करा दिया था। भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। कौन? वैनसोंग। और इसके यात्रा वृत्तांत को, वैनसोंग के यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है? सीयूकी के नाम से जाना जाता है, ना कि फोकी की। सीयूकी के नाम से जाना जाता है वैनसोंग के यात्रा वृत्तांत को। वैनसोंग के अनुसार सिंध का राजा कौन था? वैनसोंग के अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। कौन था? शूद्र था। अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इत्सिंग कौन था? इत्सिंग ये 7वीं शताब्दी के बाद भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। किसने? इत्सिंग ने।
अच्छा, इत सिंह की टॉपिक फिनिश करके अब हम आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी। अलबरूनी कौन था? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की थी। ये किताब बहुत पूछी जाती है। अलबरूनी की फेमस पुस्तक का नाम बताओ। तो अलबरूनी की कोई और फेमस पुस्तक नहीं है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की थी किसने? अलबरूनी ने। किसकी रचना की थी? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत क्या है? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला है। क्या है? रहला। क्या है? रहला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया उसे रहला लिखा है उसने। क्या? रहला। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में दिल्ली पर पहुंचने पर उसे उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे वहाँ का न्यायाधीश यानी काजी नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। किसने किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही तुगलकाबाद शहर दिल्ली की पहाड़ियों में एक बसाया था। तुगलकाबाद शहर बसाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया 39। तारानाथी। तारानाथी ये कौन था? तारानाथ तिब्बती लेखक था। इसने तंगीर तथा कंगीर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तारानाथ कौन था? तारानाथ जो था ये तिब्बती लेखक हुआ करता था। कौन था? तिब्बती लेखक हुआ करता था। इसने कंगेर तथा तंगेर नामक ग्रंथ की रचना की थी। मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंतों में भारत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कहाँ? पांड्य देश की यात्रा पर आया था। अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कह रहा है अब इसका मतलब प्राचीन हिस्ट्री से क्वेश्चन काट के अब हम बढ़ते हैं 1500 ईस्वी की तरफ। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को ड गामा पश्चिमी तट स्थित कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि जो वास्को ड गामा है ये कौन से बंदरगाह पर सबसे पहले उतरा था? तो कालीकट के बंदरगाह पे। याद रखना, यही तो चीज़ें याद करनी, नहीं तो किताब में तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। जिस प्रकार से हम पढ़ के बता रहे हैं, हम आपको मार्क करके बता रहे हैं, ये चीज़ आपके दिमाग में घुस जाएगी। कब आया था? तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये भैया 17 मई 1498 ईस्वी में आया था। कौन? वास्को ड गामा। वास्को ड गामा इसे भारत की खोजकर्ता भी कहा जाता है, जबकि भारत की खोज इसने नहीं की थी। इसने किसकी खोज की थी? भारत में सी रूट की खोज की थी विदेशों से, पुर्तगाल से लेकर। अमेरिका की खोजकर्ता कौन थे? कोलंबस थे। क्रिस्टोफर कोलंबस, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था मेरे भाई? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कोई और नहीं आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 1509 ईस्वी में अल्फासो द अल्बुकर्क आए थे। पहले देखो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए हैं 1505 ईस्वी में, ये पुर्तगाली वायसराय है। लेकिन पुर्तगाली वायसराय जो दूसरे आए हैं वो 1509 ईस्वी में आए हैं। ये इतना याद रखना। ये अल्फासो द अल्बुकर्क प्रथम कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरे नंबर पर कौन है? आपको याद होना चाहिए अल्फासो द अल्बुकर्क। अल्फासो द अल्बुकर्क ये भी पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल से इनने क्या गोवा जीत लिया था। पहले तो गोवा पट्टे पे लिया था, पर इनने पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कहीं और ना खोल के कोचीन में इन्होंने खोली थी। कहाँ खोली थी? कोचीन में। आप कहिए ठीक है। 1605 ईस्वी में डचों ने, अब डच आ गए, पुर्तगाली नहीं। सबसे पहले अगर विदेशी आक्रमण कोई हुआ था तो वो पुर्तगाली हुआ था। अब आते हैं PDEF के नाम से, पहले पुर्तगाली फिर डच आए थे, अब डच आ गए। डचों का भारत में अंतिम रूप से 1759 ईस्वी में क्या होगा? बेदरा के युद्ध में इनका सफाया कर दिया गया। बेदरा का एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में डचों का अंत कर दिया, डचों का सफाया कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया था। क्या दिया था? अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने साझेदार थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। आप कहेंगे ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर
कौन था? पहला गवर्नर जो था दोस्त वो कोई और नहीं था, टॉमस स्मिथ था। कौन था? टॉमस स्मिथ। अच्छा, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन था? कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस कुकर, कुकर को याद रखना, कैप्टन हॉकिंस था मुगल दरबार में पहला अंग्रेज वायसराय था। जो जाने वाला कैप्टन हुआ करता था वो कोई और नहीं था, कैप्टन हॉकिंस गया था और हाथ जोड़ के खड़ा हुआ के था, लेकिन बाद में इन्होंने कितना हमें परेशान किया। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? भारत में जाने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कोई और नहीं था, वो रेड ड्रैगन था। क्या नाम था उसका जहाज का? उस जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन नाम के जहाज से ये आए थे। तो 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व में अंग्रेजी सर्वप्रथम कोठी मसूलीपत्तनम में खोली। अंग्रेजों ने अपनी कोठी कहाँ खोली थी? मसूलीपत्तनम, जिसे आप मछलीपत्तनम के नाम से भी जानते हैं। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। किसमें भेजा था? जहांगीर के दरबार में। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टी पर ले लिया और वहीं पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण कराया, जिसका नाम जाके क्या पड़ा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा था। इस फोर्ट सेंट जॉर्ज से ही तो इन अंग्रेजों की नींव मजबूत हो गई थी। ये कब कराया था? 1639 ईस्वी में, जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या काम किया? सबसे पहले चाल चली और वहाँ के चंद्रगिरी के राजा से क्या कर लिया? मद्रास को पट्टे पर ले लिया, वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण करा दिया। उस कोठी का नाम रख दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। जब इसका विरोध किया कि भाई ये तुम क्यों बना रहे हो, तुम तो हमारे यहाँ एक प्रकार से जब तक हमारे आपके तालमेल बन रहे हैं तब तक, लेकिन बाद में इनने क्या काम किया? हम पे अटैक भी शुरू कर दिए, क्योंकि इन आपने जानते होंगे प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में बक्सर का युद्ध हुआ। जब बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद में इनकी नींव, इनने उड़ीसा की दीवानी, बंगाल की दीवानी में भी हिस्सा ले लिया। तो इस तरह से इनकी टांगें जमती गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ था? किसी और के साथ नहीं हो के ये ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स के साथ इनका विवाह हुआ था। किनके साथ हुआ था? ब्रिटेन के जो राजकुमार हुआ करते थे उनके साथ हुआ था, जिनका नाम था राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। और ये पुर्तगालियों ने बम्बई अंग्रेजों को दान कर दिया। बोले कि एक हमारा इंडिया में एक हिस्सा पड़ा है बम्बई, गोवा, वहाँ आपको ये हम दान में दे रहे हैं, मतलब कन्यादान में इन्होंने दे दिया। देखो कितनी बड़ी बात है। ये वहाँ विदेशों में बैठ के हमें दान दे रहे हैं। हमें दान नहीं दे रहे, हम लोगों को वो लुटा रहे हैं, हमारी ज़मीन हमारी संपत्ति को दूसरों को लुटा रहे हैं कि लो हमारा ये पुर्तगाल तुम्हें दान में दे दिया, तुम्हें ले मिले तो ले लेना, ना ले मिले तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद में क्या हो? 1687 ईस्वी में पश्चिमी तट पर का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई बनाया गया। ये बहुत 1687 में मुख्यालय हटाया गया सूरत से और बना दिया गया कहाँ? बना दिया गया उसे कहाँ बना दिया गया? आपका जो बनाया गया, ये बनाया गया बम्बई। कहाँ बनाया गया? बम्बई में। अगला है गेराल्ड ऑर्गियर ने 1669 से 1677 ईस्वी में सूरत की प्रेसिडेंसी एवं बम्बई के गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। किसने? गेराल्ड। बम्बई की स्थापना किसने की? गेराल्ड ऑर्गियर ने, याद रखना। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जागीरदारी को 1200 रुपये के भुगतान पर प्राप्त कर ली थी और यहाँ पर एक फोर्ट विलियम नाम का किला बना दिया था। बाद में वह कलकत्ता बना। बाद में ही उसका नाम क्या दे दिया गया? कलकत्ता दे दिया गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास का युद्ध लड़ा और लड़ाई में फ्रांसीसियों की बुरी तरह हरा डाला। कहाँ? बांडीवास के युद्ध में। बांडीवास का जब युद्ध हुआ और सर आयरकूट के नेतृत्व में लड़ा गया और इसमें फ्रांसीसियों को मजा चखा दिया गया, फ्रांसीसी हरा दिए गए। 20 जून 1756 ईस्वी में एक काल कोठरी की घटना हुई जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने एक कमरे में 146 10x10 के कमरे में 146 लोगों को, अंग्रेजों को बंद कर दिया। और क्या हुआ? अगले दिन केवल 23 जितना बचे, बाकी सब उनका हो गया राम नाम सत्य उसी के अंदर। और जो 23 जिंदा बचे वो सीधे जाके बाकी इनसे कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव से कहते हैं कि ऐसे ऐसे हर के आदमी मार दिए। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या काम किया?
23 जून 1757 में अंग्रेजों की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध कर डाला और युद्ध में नवाब हार गया, क्योंकि मीर जाफर जो था इनका सेनापति वो बिक गया था इसके हाथों। किसके हाथों बिक गया था? क्लाइव के हाथों बिक गया था। इसने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे, लेकिन बाद में इसे बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी। तो ये चीज़ आपको याद रखने की बात है कि ये युद्ध कब हुआ। युद्ध 23 जुलाई 1757 ईस्वी में हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें नवाब हार गए और जीत किसकी हुई? अंग्रेज़ों की जीत हुई। अब फिर आगे प्राचीन पर चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को कुछ और नहीं कह के, हमने इससे पहले भी बताया था, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। क्या कहा जाता है भैया? संहिता कहा जाता है चारों वेदों को। अगला कहते हैं ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में प्रयुक्त अदन्या शब्द का प्रयोग किससे है? अदन्या शब्द का प्रयोग गाय से है। किससे है? गाय से अदन्या शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। ऋग्वेद में इंद्र को 250 ऋचाओं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। अब आप कहेंगे ये 250 ऋचाएँ और 200 ऋचाएँ ये क्या होता है? ऋचाओं का मतलब होता है श्लोक। श्लोक जैसे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये वाले होते हैं, इन्हीं को ऋचाएँ कहा जाता है। ऋचाओं की रचना की गई। कितनी? 250 ऋचाओं की रचना अग्नि के 250 इंद्र के लिए और 200 अग्नि के लिए। सामवेद के पाठकर्ताओं को क्या कहा जाता था? सामवेद के पाठकर्ताओं को कुछ और न कह के उद्राती कहते थे। क्या कहते थे? उद्राती कहा जाता था। अगला आता है सामवेद को भारतीय संगीत का वेद का जनक भी कहा जाता है। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। कन्याओं के जन्म की निंदा किसमें की गई है? अथर्ववेद में। सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में जादू टोने का भी वर्णन दिया गया है। अथर्ववेद में किसमें? जादू टोने का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। परीक्षित को कहाँ का राजा बताया गया भैया? अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया। ठीक है। शौनक तथा पैपलाद। शौनक तथा पैपलाद अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। अब आते हैं गुप्त वंश पर। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त हुआ करता था गुप्त वंश का संस्थापक। श्रीगुप्त कौन था? श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त प्रथम गुप्त राजा बना। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र अभिलेखों में श्रीगुप्त को आद्राज कहा गया। क्या कहा गया? आद्राज कहा गया। क्या कहा गया? आद्राज कहा गया। अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इति सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने सारनाथ के निकट में एक मंदिर बनवाया जिसमें 24 गांव दान दिए थे। प्रभावती गुप्त के पूना एवं वृद्धपुर ताम्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ करता था। राजकुमारी कुमार देवी के साथ इसका विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त का विवाह किसके साथ हुआ था? राजकुमारी कुमार देवी के साथ। चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज में वैशाली राज्य प्राप्त हुआ था। कौन सा राज्य प्राप्त हुआ था? वैशाली राज्य प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त को गुप्त संवत का संस्थापक भी कहा जाता है। किसको गुप्त संवत का संस्थापक कहा जाता है? चंद्रगुप्त को गुप्त संवत का संस्थापक भी कहा जाता है। गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320 ईस्वी में हुई थी। चंद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? समुद्रगुप्त को बनाया था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ये हमेशा बीड़ा बजाता हुआ दिखाई देता है। कौन? समुद्रगुप्त। इसी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने धरणबंद की उपाधि धारण की थी। इसने समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? धरणबंद की उपाधि धारण की थी। किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम खुदा हुआ था। क्या खुदा हुआ था? क्या खुदवाया इसने? अश्वमेघ पराक्रम। अश्वमेघ पराक्रम किसने? नेपोलियन ने, यानी समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्र को भारत का नेपोलियन कहा। किसने? ये क्वेश्चन बनेगा। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। आगे बढ़ते हैं।
भूमि अभिलेखों को रखने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? महाछपलिक कहते थे। महाछपड़िक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाछपड़िक। क्या कहा जाता था? महाछपड़िक। या फिर कर्णिक, कर्णिक कहा जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे, इसीलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता था? स्वर्ण काल कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों में क्या कहा गया? दीनार कहा गया। क्या कहा गया? दीनार कहा गया। गुप्त काल में व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। निगम क्लासेस का चैनल है तो निगम कहते थे। निगम का प्रधान कौन होता था? निगम का प्रधान श्रेष्ठी होता था। निगम का प्रधान कौन होता था? श्रेष्ठी होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने वाले व्यापारी को सार्थ कहते थे। क्या कहते थे? सार्थ कहते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भू राजस्व को क्या कहा जाता था? भू राजस्व को भाग कहा जाता था। भाग कहा जाता था। भेंट स्वरूप राजा को दिया गया हिस्सा क्या कहलाता था? भोग कहलाता था, कि हम भोग चढ़ा रहे हैं। भूमि कर को क्या कहते थे? उपरिकर कहते थे या उद्रंग कहते थे। हल रखने वाले किसान को हलेव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हलेव कहा जाता था। हल रखने वाले किसान को हलेव कहते थे। गुप्त काल में मंत्रिमंडल के सदस्यों को संभय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संभय। गुप्त काल में एक से अधिक बार के मंत्री को कुमारात्य या संधि विग्रहक या महादंडनायक कहा जाता था। गुप्त काल में प्रांतों को देश या भुक्ति या अवधि कहा जाता था। भुक्ति या देश या प्रांत के अधिकारी को उपरिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सीमा प्रांत के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप्ता। गुप्त काल में जिलों को विषय कहा जाता था। जिले के प्रधान अधिकारी को विषयपति कहते थे। नगर के प्रधान को पुरपाल कहा जाता था। नगर के प्रधान को क्या कहा जाता था? नगर के प्रधान को पुरपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरपाल। और गुप्त काल में ग्राम सभा के सदस्यों को महत्तर कहते थे। क्या कहते थे? महत्तर कहते थे। क्या कहते थे? महत्तर। ये जो हम टिक कर रहे हैं इनको आप याद कर लेना। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी के अनुसार गुप्त राजा क्या थे? वैश्य थे। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी गुप्त राजाओं को वैश्य बताते हैं। डॉक्टर जायसवाल और कौमुदी महोत्सव के अनुसार गुप्त राजा शूद्र थे। और डॉक्टर राखलदास बनर्जी के अनुसार ये मंजूश्री मूलकल्प के ग्रंथ के अनुसार गुप्त राजा क्षत्रिय थे। तो इस तरह से गुप्त राजाओं के बाद के वर्णन किया गया। राय चौधरी के अनुसार गुप्त राजा ब्राह्मण हुआ करते थे। देखो कि अलग अलग शब्द ने अपने नहीं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था बच्चे? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हुआ करता था। दंती दुर्ग। ठीक है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराधिक वर्मन था। अपराध किया इसलिए लास्ट में गया। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? होयसल वंश का विष्णुवर्धन था। कौन था? विष्णुवर्धन। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। कौन था? यशपाल था। अगला है, ग्वालियर परिस्थिति का संबंध किस शासक से है? नागभट्ट प्रथम से। चौहान वंश का शासक या संस्थापक कौन था? वासुदेव। कौन था चौहान वंश का? वासुदेव। चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान मत बता देना। चौहान वंश का शासक या संस्थापक वासुदेव था। अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज थर्ड। चौहान वंश का जो अंतिम शासक था वो कोई और नहीं था, पृथ्वीराज चौहान था, जिसे पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना। यादव वंश की राजधानी कहाँ बनाई गई? यादव वंश की राजधानी कहीं और नहीं, देवगिरी में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? देवगिरी। चोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपत्तनम था। कौन सा था? कावेरीपत्तनम। याद रखना, कावेरीपत्तनम बंदरगाह था। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। किसने की थी? जयसिंह ने वातापी के चालुक्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऐहोल प्रस्ती अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से। किससे? पुलकेशन द्वितीय से। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था भैया? कृष्ण प्रथम ने। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र चोल थर्ड था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र चोल थर्ड था। राजेंद्र चोल थर्ड था। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हुआ करते थे।
कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे, जो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हुआ करते थे। पूर्व मध्यकाल में कश्मीर के विषय में जानकारी राजतरंगिणी से मिलती है। कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी से मिलती है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। और चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण राजा कुंभा ने कराया था। किसको? राजा कुंभा ने कराया था। किसने कराया था दोस्त? राजा कुंभा ने। ये घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन पढ़ना है। खजुराहो में स्थित एक कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने कराया था। किसने कराया था? चंदेल वंश के शासक थे विद्याधर, उन्होंने कराया था। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? वो कोई और नहीं था, वो हर्ष था। कौन था? हर्ष। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कराया था। किसने? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। चोल वंश के संस्थापक। चोल साम्राज्य में शैव धर्म को आश्रय दिया गया। और रुद्रांबा किस राजवंश की प्रथम महिला शासिका थी? ये कातकीय वंश के। कौन से वंश के? कातकीय वंश के। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चोल काल में सोने के सिक्कों को अलंजू कहा जाता था। क्या कहा जाता? कुलंजू। कुलंजू कहा जाता था। क्या कहा जाता? कुलंजू। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। और इसका इसमें इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? ये शिव को समर्पित। ऋगार्थ दीपिका की रचना वेंकट माधव ने की थी। श्रीलंका के संपूर्ण भाग को जीतकर उस पर अधिकार करने वाला शासक राजेंद्र प्रथम था। 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन किसने भेजा था? कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल काल में लगान को कड़मे कहा जाता था। चोल काल में लगान को क्या कहा जाता? कड़मे कहा जाता। चोल साम्राज्य में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को छत्री या शिखामणि कहा जाता था। नौसेना का सर्वाधिक विकास करने वाला शासक राजेंद्र प्रथम था। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आरंभ कराया? ये लोक महादेवी ने कराया था। किसने? लोक महादेवी ने कराया था। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। सेन वंश का संस्थापक कोई और नहीं था। कौन था? सामंत सेन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। कौन थे भैया? धर्मपाल। विक्रमशिला के धर्मपाल लिखा हुआ है यहाँ, माना जाता है। महमूद गजनवी ने गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक को पराजित किया? यशपाल को पराजित कर दिया था गुर्जरों को। यशपाल। किसको पराजित किया था? यशपाल को। यशपाल इसमें आ जाएगा आंसर आपका, यशपाल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने कराया था। आगे के लिए क्वेश्चन नहीं है, इतने क्वेश्चन ही हैं। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, आपकी परीक्षा पास कराएं और आप परीक्षा पास करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।